हेलो एवरीवन, आज इस क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो इस क्लास के थ्रू आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। इस क्लास के थ्रू आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक के भीतर जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स दिए रहते हैं, किस चैप्टर पे किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस होना है, किस पे कम फोकस होना है, वो अप्रोच भी आप सीख पाएंगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के फैक्ट से क्वेश्चंस पूछने का जो एंगल होता है वो एंगल भी आपको सीखने को मिलेगा। यदि आपको एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती तो एनसीईआरटी की बुक भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। एनसीईआरटी की बुक जो आप रीड करते हैं उसकी 60 नोट्स कैसे बनाएं। यदि आपको 60 नोट्स बनाना नहीं आता तो आप 60 नोट्स बनाना भी सीख पाएंगे, क्योंकि 60 नोट्स अगर आपके पास होता है, यदि आप 60 नोट्स बना पाते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो आपका जो रिवीजन है आप फोकस होकर के रिवीजन कर पाते हैं। तो 60 नोट्स बनाना प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक टॉपिक्स का आपको 60 नोट्स बनाना आपको आना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आपको सीखने को मिलेगा। आज का जो फोकस पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का जो फोकस पॉइंट आज का हमारा है वो है शहर योजना। शहर योजना, यदि हम हड़प्पा सभ्यता के शहर योजना की बात करें तो शहर योजना पॉइंट पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बन चुका है, पूछा जा चुका है। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए शहर योजना एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चंस बनने का, प्री के लिए भी और मेंस एग्जाम के लिए भी। तो इसलिए आप इस टॉपिक को आप केयरफुली आप देखिएगा। यदि हम शहर योजना की बात करें, यदि हम शहर योजना की बात करें तो शहर योजना को हम 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे ऊपरी स्ट्रक्चर है, जो सबसे ऊपरी स्ट्रक्चर है, जो सबसे अपर पार्ट होता है, उसको गढ़ या टीले के नाम से जाना जाता है। जो सबसे ऊपरी स्ट्रक्चर है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो अपर पार्ट होता है, जो अपर पार्ट होता है उसको गढ़ या टीले के नाम से जाना जाता है। समझौता, समझौता ये शासक वर्ग का निवास स्थान होता था। ये जो अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है, ये समझौता शासक वर्ग का निवास स्थान होता था। दूसरा जो बीच का पार्ट है, जो बीच का आवास है, जो बीच का आवास है, ये समझौता नौकरशाहों और मध्य वर्गीय व्यापारियों के लिए होता था। जो बीच का आवास है, ये जो बीच का आवास था, ये जो बीच का आवास था, ये समझौता नौकरशाहों और मध्य वर्गीय व्यापारियों के लिए होता था। और ये निचला शहर है, ये जो निचला शहर है, ये आम लोगों के लिए, कॉमन पीपुल के लिए, किसके लिए होता था? आम लोगों के लिए होता था, कॉमन पीपुल के लिए होता था, जिसमें कृषक आ जाते हैं, मजदूर आ जाते हैं और कारीगर आ जाते हैं। इस शहर योजना की अगर हम बात करें तो इस शहर योजना के थ्रू और जो 2 महत्वपूर्ण स्थल आते हैं, जो अपने गढ़ या टीले के लिए, जो अपने गढ़ या टीले के लिए जाने जाते हैं। इस शहर योजना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण शहर आते हैं, जो महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल आते हैं, उसमें एक नाम मोहनजोदड़ो का आता है, एक नाम हड़प्पा का आता है। एक नाम हड़प्पा का आता है, एक नाम मोहनजोदड़ो का आता है। ये दोनों स्थल अपने गढ़ या टीले के लिए जाने जाते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों स्थल अपने गढ़ या टीले के लिए जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। तो जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में ये जो मोहनजोदड़ो स्थल है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो शहर योजना के थ्रू अगर हम देखें तो शहर योजना के थ्रू अगर हम देखें, शहर योजना के एंगल से अगर हम मोहनजोदड़ो को देखें तो जो मोहनजोदड़ो है ये ढांचे के मामले में हड़प्पा से ज्यादा विकसित था। शहर योजना के एंगल से हम देखें तो मोहनजोदड़ो ढांचे के मामले में हड़प्पा से ज्यादा विकसित था। कैसे विकसित था? अभी यहां पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू और अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे मोहनजोदड़ो ढांचे के मामले में हड़प्पा से ज्यादा विकसित था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का एक जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान है, मोहनजोदड़ो का एक जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान है वो क्या है? महान स्नानागार है। क्या है? महान स्नानागार है। समझौता इसे किसके लिए यूटिलाइज किया जाता था? धार्मिक स्नान के लिए। समझौता इसको किसके लिए यूटिलाइज करते थे? समझौता महान स्नानागार का
का प्रयोग, महान स्नानागार का उपयोग संभवतः किसके लिए किया जाता था? धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। प्रेजेंट टाइम में आज भी आपको बहुत से स्नानागार आपको देखने को मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण शहरों में आपको बहुत से स्नानागार आपको देखने को मिल सकते हैं जिसका प्रयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में भी आपको बहुत से स्नानागार आपको देखने को मिल सकते हैं महत्वपूर्ण शहरों में। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में महत्वपूर्ण शहरों में आपको बहुत से स्नानागार आपको देखने को मिल सकते हैं जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? धार्मिक स्नान के लिए किया जाता है। धार्मिक स्नान के लिए किया जाता है। धौलावीरा, धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, यहां से भी एक बड़े तालाब का एविडेंस साक्ष्य प्राप्त होता है। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, यहां से भी हमें बड़े तालाब का एविडेंस प्राप्त होता है जिसकी तुलना हम बड़े स्नानागार से कर सकते हैं। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, यहां से भी बड़े तालाब की प्राप्त होती है जिसकी तुलना हम बड़े स्नानागार से कर सकते हैं। इसकी तुलना हम बड़े स्नानागार से कर सकते हैं। यानी धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे एक बड़े तालाब की प्राप्त हुई है जिसकी तुलना हम बड़े स्नानागार से कर सकते हैं। तो दो महत्वपूर्ण स्थल जो आपको दिख रहे हैं, जो महान स्नानागार या बड़े स्नानागार के लिए जाने जाते हैं, उसमें से एक क्या है? मोहनजोदड़ो, और एक किसका नाम आता है? धौलावीरा का नाम आता है जो गुजरात में स्थित है। यहाँ पे भी ये जो यहाँ पे धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ पे जो बड़ा तालाब पाया गया है जिसे हम बड़े स्नानागार के रूप में जानते हैं, इसका प्रयोग ही संभवतः धार्मिक स्नान के लिए ही किया जाता रहा होगा। इसका प्रयोग ही संभवतः किसके लिए किया जाता रहा होगा? धार्मिक स्नान के लिए। अब बात करेंगे इसके फीचर्स की। इस महान स्नानागार की विशेषता क्या है? इस महान स्नानागार के फीचर्स की बात करें तो जिसमें तालाब शामिल है। इस महान स्नानागार में क्या शामिल होता था? तालाब शामिल होता था। और इसकी जो फर्श होती थी, ये जो महान स्नानागार है, इसकी जो फर्श होती थी, इस महान स्नानागार की जो फर्श होती थी, ये पक्की ईंटों की बनी होती थी। एक पॉइंट, ये जो महान स्नानागार के मैं फीचर्स आपको बता रहा हूं, यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। महान स्नानागार यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। तो इसके प्रत्येक पॉइंट को, इसके प्रत्येक फीचर्स को आप केयरफुली, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। महान स्नानागार में क्या शामिल होता था? तालाब शामिल होता था। महान स्नानागार एक प्रकार का बड़ा क्या होता? तालाब होता था। महान स्नानागार एक प्रकार का बड़ा क्या है? तालाब होता था, जिसमें क्या शामिल है? तालाब शामिल होता था। और इसकी जो फर्श है वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। इसकी जो फर्श है, इस महान स्नान की जो फर्श है, वो किसकी बनी होती थी? पक्की ईंटों की बनी होती थी। इसकी जो फर्श है वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। तालाब की दोनों ओर से सतह पर चढ़ने की व्यवस्था थी। तालाब की दोनों ओर से सतह पर चढ़ने की व्यवस्था थी। तालाब की दोनों ओर से सतह पर चढ़ने की व्यवस्था थी। जैसे आज भी अगर आप किसी धार्मिक प्लेस पे धार्मिक स्नान के लिए अगर आप गए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा एक सीढ़ी बनी होती है, चारों तरफ से एक सीढ़ी बनी होती है जिसके थ्रू आप नीचे उतरते हो, जहां पे जाके आप स्नान करते हो, फिर उसी सीढ़ी के थ्रू आप क्या होते हो? ऊपर आते हो। आज भी आप प्रेजेंट टाइम में आप बहुत से ऐसे धार्मिक स्थलों पे आप गए होंगे, धार्मिक स्नान के लिए गए होंगे, नहाने के लिए गए होंगे, धार्मिक स्नान के लिए आप वहां पे गए होंगे, और आपने देखा होगा कि जो चारों तरफ से वहां पे एक सीढ़ी बनी होती है, उस सीढ़ी के थ्रू आप नीचे उतरते हैं, नीचे उतर करके आप वहां पे स्नान करते हैं, और फिर उसी सीढ़ी के थ्रू आप क्या है? ऊपर आते हैं। उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। तालाब की दोनों ओर से सतह पर चढ़ने की व्यवस्था थी, तो इसी के थ्रू चढ़ते भी थे और इसी के थ्रू क्या है? उतरते भी थे उसमें स्नान करने के लिए। आज भी आपको बहुत से धार्मिक स्थानों पर इस तरीके का स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकता है। अब कपड़े बदलने के लिए किनारे में कमरे थे। इसका एक फीचर क्या था महान स्नानागार का? कपड़े बदलने के लिए किनारे में कमरे थे। अब आप देख सकते हैं ये इसकी फीचर्स को दर्शाता है, इनके माइंडसेट को दर्शाता है। महान स्नानागार की प्राप्ति जो मोहनजोदड़ो से की गई है, कहां से की गई है? मोहनजोदड़ो, गढ़ या टीला से। इस महान
महान स्नानागार की प्राप्ति कहां से की गई? मोहनजोदड़ो से, जो कहां पे स्थित था? गढ़ या टीले में। ये जो महान स्नानागार है ये कहां पे स्थित होता था? ये जो आपका महान स्नानागार है या गढ़ या टीले में स्थित होता था। ये जो आपका महान स्नानागार है या गढ़ या टीले में स्थित होता था। यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए किनारे में कमरे थे। कपड़े बदलने के लिए किनारे में कमरे थे, जो इनके माइंडसेट को, जो इनके एक स्मार्ट सोच को दर्शाता है। इस जो स्नानागार होता था वहां पे कपड़े बदलने के लिए किनारे में कमरे भी होते थे। कपड़े बदलने के लिए किनारे में कमरे भी होते थे। बगल के कमरे में विशाल कुएं से पानी खींचा जाता था। बगल के कमरे में विशाल कुएं से पानी खींचा जाता था। बगल के कमरे में विशाल कुएं से पानी खींचा जाता था। अब देखिए ये इसका काम क्या होता था? जैसे स्नानागार के दो सोर्स होते थे। एक तो स्नानागार में पानी कहां से आए, तो पानी आने का सोर्स क्या था? बगल के कमरे में जो कुएं होते थे वहां से पानी को खींचा जाता था। महान स्नानागार में दो सोर्स होते थे। एक सोर्स से पानी निकाला जाता था, तो जो जिस सोर्स से पानी निकाला जाता था उसमें स्नानागार के कोने से नाली निकलती थी। स्नानागार के कोने से नाली निकलती थी जहां से पानी को बाहर निकाला जाता था। और एक सोर्स था पानी आने का, एक सोर्स था पानी निकालने का। तो पानी आने का सोर्स क्या था? बगल के कमरे में विशाल कुएं से पानी खींचा जाता था। यानी ये जो कुआं था, बगल के कमरे में जो कुएं होते थे वो पानी आने का सोर्स होता था। बगल के कमरे में जो कुएं होते थे वो पानी आने का सोर्स होता था। और ये जो नाली होती थी, ये जो स्नानागार के कोने से जो नाली निकलती थी, ये पानी को बाहर निकालने का सोर्स था। तो महान स्नानागार में दो सोर्स है, एक पानी के आने का और एक पानी को बाहर निकालने का। महान स्नानागार में पानी कहां से आता था? कहां से खींचे जाते थे? पानी कुएं से। कमरे के बगल में जो विशाल कुएं होते थे वहां से खींचे जाते थे। और निकाला किसके थ्रू जाता था? नाली के थ्रू। जो उस स्नानागार में एक नाली होती थी जिसके थ्रू हम उस पानी को क्या है बाहर निकालते थे। तो ये इनकी तकनीकी प्रगति को भी दर्शाता है। ये मोहनजोदड़ो की तकनीकी प्रगति को भी दर्शाता है और इनकी स्मार्ट सोच को भी दर्शाता है कि जिस तरीके से महान स्नानागार के स्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। इसके साथ साथ इसे हम ईंटों की खूबसूरत निर्मित का जो महान स्नानागार है, ये जो महान स्नानागार है ईंटों की खूबसूरत निर्मित का बेहतरीन उदाहरण है। ये जो महान स्नानागार है ये ईंटों की खूबसूरत निर्मित का बेहतरीन उदाहरण है। ये जो आपका महान स्नानागार है ये ईंटों की खूबसूरत निर्मित का बेहतरीन उदाहरण भी माना जाता है। आप इसके स्ट्रक्चर से, जो आप इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसके थोड़ा आप कह सकते हो कि ये जो महान स्नानागार है ये ईंटों की खूबसूरत निर्मित का क्या था? बेहतरीन उदाहरण था। जिस तरीके से आप यहाँ पे इसके फीचर्स में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फीचर्स को डिजाइन किया गया है, जिससे आप धार्मिक पर्पज के लिए, धार्मिक स्नान के लिए आप इसको यूटिलाइज कर पाए। अब हम बात करेंगे ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि इसी तरीके का आपको धार्मिक स्नान, एक बड़ा तालाब आपको वहां पे देखने को मिलता है धौलावीरा गुजरात में। तो दो स्थल है केयरफुली आप ध्यानपूर्वक आप सुने। दो स्थल है, एक मोहनजोदड़ो है, एक धौलावीरा जो गुजरात है। यहां से हमें महान स्नानागार के एविडेंस साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धौलावीरा से भी हमें धौलावीरा से जो बड़े तालाब की खोज की गई है, जो बड़े तालाब की की गई है, उससे पता चलता है कि ये धौलावीरा का, इस बड़े तालाब की तुलना हम धौलावीरा के बड़े स्नानागार से कर सकते हैं। धौलावीरा से जो ये बड़े तालाब की प्राप्त की गई है इसकी तुलना हम बड़े स्नानागार से कर सकते हैं। तो दो स्थल है जो अपने महान स्नानागार के लिए जाने जाते हैं। उसमें से एक पहला कौन सा आता है? मोहनजोदड़ो, और उसके बाद एक कौन सा आता है? धौलावीरा। ये दो स्थल है जो स्नानागार के लिए जाने जाते हैं। एक कौन सा है? मोहनजोदड़ो, एक दूसरा कौन सा है? धौलावीरा। ये माइंड अपने दिमाग में इसको अच्छी सही ढंग से, सही तरीके से आप बैठा लीजिए। केवल दो स्थल हैं जो स्नानागार के लिए, जहां पे स्नानागार के एविडेंस पाए जाते हैं, जहां पे महान स्नानागार के एविडेंस साक्ष्य पाए जाते हैं। उसमें से कौन सा आता है? मोहनजोदड़ो आता है, और एक कौन सा आता है? धौलावीरा, जो कहां पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। अभी मोहनजोदड़ो से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे मोहनजोदड़ो, क्योंकि आप पहला पॉइंट आपने कहा कि मोहनजोदड़ो ढांचे के मामले में हड़प्पा से ज्यादा विकसित था। तो आप जो महान स्नानागार एक एग्जांपल हो गया, महान स्नानागार एक एविडेंस हो गया, एक एग्जांपल हो गया जो दर्शा रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है ढांचे के मामले में हड़प्पा से ज्यादा विकसित था।
महानिशानागार मोहनजोदड़ो का जो एक महत्वपूर्ण शारीरिक स्तर है, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि ढांचे के मामले में हड़प्पा से ज्यादा विकसित था। मोहनजोदड़ो ढांचे के मामले में हड़प्पा से ज्यादा विकसित था। अब और कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो दर्शा रहे हैं? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ा भवन प्राप्त किया गया है, मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़े भवन की खोज की गई है वो क्या था? अन्न भंडार था। मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ा भवन की खोज की गई है वो क्या था? अन्न भंडार था, जिसको अन्नागार भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़ा भवन की खोज की गई है वो क्या था? अन्न भंडार था, जिसको हम अन्नागार के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम अन्नागार के नाम से भी जानते हैं, इसी तरीके का जो अन्न भंडार या जो अन्नागार होता था, इसका प्रयोग अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था, ताकि जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा हो गया, ये सब घटनाओं, इन सब चीजों फसल को क्या है, बेकार होने से, फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सके। तो ये जो अन्न भंडार होता था, जो अन्नागार होता था, ये जो अनाज होते थे उसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि पूरे वर्ष उसको यूटिलाइज किया जा सके, उस अनाज का पूरे वर्ष यूटिलाइज किया जा सके, या अकाल जैसी परिस्थितियों से निपटा जा सके। ये जो अन्न भंडार या जो अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है, जो सबसे बड़ा भवन होता था, मोहनजोदड़ो से जो एक सबसे बड़ा भवन की जो खोज की गई है वो क्या होता था? अन्न भंडार होता था, अन्नागार होता था। अन्नागार या अन्न भंडार क्या होता है? अनाज के भंडारण के लिए, इसका पर्पस क्या था? अनाज का भंडारण। अन्नागार क्या होता था? यहाँ पे अनाज का भंडारण किया जाता था, ताकि पूरे वर्ष उस अनाज को यूटिलाइज किया जा सके। इसके साथ साथ अकाल जैसी परिस्थितियों से, अकाल जैसी कंडीशन से निपटा जा सके। इस अन्नागार का एक जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, उसमें हड़प्पा आता है। हड़प्पा से भी अन्नागार की खोज की गई है। हड़प्पा स्थल से भी अन्नागार की खोज की गई है। जो हड़प्पा स्थल है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ये जो हड़प्पा स्थल है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। यहाँ से 6 अन्न भंडार की प्राप्ति की गई है। यहाँ से 6 अन्न भंडार की प्राप्ति की गई है। हड़प्पा जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, यहाँ से कितने अन्न भंडार की प्राप्ति की गई है? 6 अन्न भंडार की प्राप्ति की गई है। यहाँ पे कुछ और ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो हड़प्पा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन बनने का। यहाँ से हड़प्पा से जो 6 अन्न भंडार या अन्नागार की प्राप्ति की गई है, यहाँ के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो यूपीएससी या स्टेट पीसी एग्जाम में क्वेश्चन बने। एक इंपॉर्टेंट एंगल है, क्या फीचर है वो? तो यहाँ पे देखिए, अन्नागारों के दक्षिण में ईंटों के काम चलाऊ वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अन्नागारों के दक्षिण में ईंटों के काम चलाऊ वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी। अन्नागारों के दक्षिण में ईंटों के काम चलाऊ वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी। और ये जो श्रृंखला थी, ये जो वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी, इसको किस पर्पस से यूटिलाइज किया जाता था? संभवतः इसका प्रयोग अनाज तैयार करने के लिए। संभवतः इसको किस लिए यूटिलाइज करते थे? अनाज तैयार करने के लिए। संभवतः इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? अनाज को तैयार करने के लिए। कैसे पता चलता है इसका प्रयोग हम अनाज को तैयार करने के लिए करते थे? गेहूं और जौ फर्श की दरारों से प्राप्त किए गए हैं। कैसे ये जो वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला आपको देखने को मिलती है हड़प्पा में वृत्ताकार चबूतरों की जो हड़प्पा में ईंटों की वृत्ताकार चबूतरों की श्रृंखला जो आपको हड़प्पा में देखने को मिलती है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसको किसके लिए यूटिलाइज करते थे? अनाज तैयार करने के लिए। कैसे पता चलता अनाज तैयार करने के लिए करते थे? क्योंकि गेहूं और जौ फर्श की दरारों से प्राप्त किए गए हैं। गेहूं और जौ की प्राप्ति फर्श की दरारों से। ये जो ईंटे के चबूतरे होते थे, जो ईंटों के फर्श बनाए जाते थे, जहां पे अनाज तैयार किया जाता था, इन फर्श की दरारों में किसकी प्राप्ति की गई है? गेहूं और जौ की प्राप्ति की गई है। जिससे ये पता चलता है कि इन चबूतरों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? अनाज तैयार करने के लिए। पर वर्तमान समय में भी आप इस तरीके का अनाज तैयार करने की प्रक्रिया को आप देख सकते हैं गाँव में।
गांव में भी आज धान जो होता है, जो लोग धान की खेती करते हैं, तो एक तो उसको मशीन के थ्रू फसल को कटा लेते हैं धान को। दूसरा होता है कि जो लोग जिनके पास खेती बहुत बड़ी नहीं होती, कम खेती होती है, वो आज भी इस चबूतरे का इस्तेमाल करते हैं। उस चबूतरा रख करके उस पे धान को क्या करते हैं, पीटते हैं। आज भी जिनके पास खेती कम होती है, कम खेती होती है, वो इस प्रोसेस की, इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसके द्वारा वो फसल को तैयार करते हैं। लेकिन परसेंट टाइम में तो बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आपका समय बच जाता है। जैसे आपके पास अगर खेती बहुत बड़ी है, आपके पास लैंड बहुत ज्यादा है, विशाल लैंड है, तो आपके पास आप उसको क्या करेंगे, इस तरीके से, अगर इस तरीके से आप फसल अनाज को तैयार करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम आपका लगेगा, श्रम भी ज्यादा लगेंगे, मजदूर भी ज्यादा लगेंगे। लेकिन अब मशीन जो आ गया, जो गेहूं काटने की जो मशीन होती है, जो धान काटने की मशीन होती है, ये आपके काम को क्या है, आसान बना देती है, और आपका टाइम भी बचता है, और लागत भी आपका कम लगता है। तो आज की इस दौर में ये जो प्रक्रिया है अनाज तैयार करने की, बहुत कम देखने को मिलती है। ये गांव में उन लोगों के घर पे देखने को आपको मिल जाएगी जिनके पास खेती क्या होती है, कम होती है, जो उतना पैसा नहीं दे पाते, खुद से मेहनत करके वो फसल को पीट करके इस तरीके का चबूतरा, एक फर्श बना करके फसल को तैयार करते हैं, अनाज को तैयार करते हैं। अनाज को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि उनका पैसा वो बच जाए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी खेती नहीं होती, वो उतना सक्षम नहीं होते कि वो मजदूरों को पे कर सके, मजदूरों को पे कर सके, या मशीन जो काटने के लिए आता है उसको उतना पैसा वो दे सके, उतने सक्षम नहीं होते। तो इससे उनका एक तो इस तरीके से फसल तैयार करने से एक पॉइंट ये होता है कि वो अपने पशुओं के लिए, जो पशु पालते हैं, जो उसका पशुओं के लिए उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, और साथ ही साथ वो अपने पैसे को भी बचा पाते हैं खुद से मेहनत करके। तो ये आज भी आपको ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ जो हड़प्पा है, हड़प्पा से यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 कमरों की छावनी, हड़प्पा में हमें 2 कमरों की छावनी देखने को मिलती है। ये संभवतः किसके लिए होता था, मजदूरों के लिए होता था। हड़प्पा में 2 कमरों की छावनी हमें देखने को मिलती है, जो संभवतः किसके लिए होता था, मजदूरों के लिए होता था। हड़प्पा में हमें 2 कमरों की छावनी देखने को मिलती है, जो संभवतः किसके लिए होता था, मजदूरों के लिए होता था। हड़प्पा में 2 कमरों की छावनी हमें देखने को मिलती है, जो संभवतः किसके लिए होता था, मजदूर के लिए होता था। किसके लिए होता था, मजदूरों के लिए होता था। अब इसमें कुछ पॉइंट अभी मैं डिस्कस करता हूं, क्योंकि अभी इसके पॉइंट्स जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ पॉइंट इसमें छूट आ रहे हैं। अभी इसकी जो सारी योजना है, तो अभी मैं इसको डिस्कस करता हूं जस्ट।